हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। सिकरनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव प्रजापत आज आपको मैथ के एक बहुत शानदार टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे सभी लोग डरते हैं। आज के बाद उससे जो डर है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको इतने अच्छे ढंग से और इतने ही मजेदार ढंग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं कि आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्री से लेते हुए डर है कि सर ट्रिग्नोमेट्री वैसी है, ट्रिग्नोमेट्री वैसी है, बहुत हार्ड है, मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, या फिर मुझे सर इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसकी इक्वालिटी सॉल्व नहीं होती है, उन सभी को मैं आज इतना बहुत ज्यादा इजी बनाने जा रहा हूं कि आपके लिए एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। और मैथमेटिक्स का जो सबसे हार्ड टॉपिक लगता था, आज आपके लिए वो सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके गलती होने के चांसेस जीरो होते हैं। आपकी मैथ की जो कैलकुलेशन है ना, वहां पे कैलकुलेशन में आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे देखिए, मैं 2+2+2 3 बार लिखने को बोलूं तो आप क्या करोगे, सीधा जोड़ दोगे, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हुए कभी माइनस कर दोगे, कभी एडिशन कर दोगे, कभी डिवाइड कर दोगे। ये छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर ये जो छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, वो नहीं होती है, और वहीं पे ही आपके पूरे में से पूरे मार्क्स गेन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से आज आपका डर पूरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का है। तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं तो आरबीएससी की बात करी जाए सबसे पहले, तो आरबीएससी में ये मार्क्स आते हैं 9 to 10 मार्क्स के हैं, और यदि मैं सीबीएसई की भी बात करूं तो भी ये 9 to 10 मार्क्स का है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 to 10 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज हो तो उससे डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा इजी बनाने वाला हूं। तो ठीक है ना आप सब, अब आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, और सबसे पहले हमारी डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां होती है। देखिए, जब इससे पहले वाला जो लेक्चर्स थे हमारे, जहां पर हमने एपी को पढ़ा था, तो एपी पढ़ने से पहले हमने उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ी थी कि एपी क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके फॉर्मूले क्यों याद कर रहे हैं, उसके फॉर्मूले कहां से आए। यदि हम एपी को डे टू डे लाइफ में देखें तो वो एपी क्या काम की है, जैसे कि मैंने एपी के अंदर बताया था कि आप चलते हैं तो एपी में चलते हैं, आप की जो सीढ़ियां हैं घर की वो सारी एपी में, स्टेयरकेस सारी एपी में है, इसके साथ साथ सनफ्लावर की बात करें तो वो भी सारी एपी में है। तो आसपास की जितनी जगह पर नजर डालते हैं तो वहां पर सारी की सारी चीजें किस में होती है, एपी में होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना, कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों यूज होती है। मैथमेटिक्स में जितने भी एक टॉपिक्स है ना, वो सब डे टू डे लाइफ से लिए गए हैं, कि डे टू डे लाइफ में वो काम कहां आते हैं, उसी काम को लेते हुए ही उसका फॉर्मूला बनाया जाता है। पहले काम को देखा जाता है, फिर उसके बाद फॉर्मूला बनाया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ट्रिग्नोमेट्री को पहले देखा कि हम कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, उसके बाद में उसके जितने भी फॉर्मूले बने हैं वो सब बाद में बने हैं। फॉर्मूले बाद में बनते हैं, पहले उसका यूज होता है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो मैं आपको 9 to 10 मार्क्स का बोल रहा हूं ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, और उसके बाद में उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। इन दोनों को मिला के 9 to 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस के आते हैं एग्जाम में, और ये 9 to 10 मार्क्स आपको लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप 9 to 10 मार्क्स नहीं लाए तो आपके 100 में से 9 to 10 मार्क्स घट जाएंगे, तो फिर क्या मतलब रहेगा। और मैंने आपसे वादा किया है कि आपके मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे यदि आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो। और यदि आप हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहे और मैं जो छोटी छोटी गलतियों को बताता हूं उनको पॉइंट करते रहे, तो आपके 100 में से 100 मार्क्स कोई भी नहीं काट सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां है। सबसे पहले यूज देखा जाता है हमारे डे टू डे लाइफ में, काम क्या आता है सबसे पहले वो देखा जाता है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या है, क्योंकि फॉर्मूले तो याद करना बहुत ईजी है, हम उसको और भी शॉर्ट ट्रिक्स से आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करवा देंगे वो फॉर्मूले तो। लेकिन सबसे पहले यूज बहुत जरूरी है, कि यूज जब तक पता नहीं चलेगा ना तब तक फीलिंग नहीं आती किसी चीज में। जैसे मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन का भी हमें यूज पता है कि ये लिखने के लिए काम आता है, फिर भले इसका फॉर्मूला हमें पता हो या नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है। और यदि फॉर्मूला पता भी चल जाए तो हम उसका यूज कर सकते हैं दूसरे और पेन बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले यही जानना जरूरी होता है कि ये पेन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो पेन जैसे हमारे लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, उस तरह ट्रिग्नोमेट्री किस लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है। देखिए,
जैसे मैंने यहाँ पर एक कुतुब मीनार का डायग्राम बना रखा है, ये कोई एक कुतुब मीनार का डायग्राम है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस कुतुब मीनार की आप हाइट बता दीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, नेट्स में जाएंगे, गूगल में जाएंगे, सर्वे करेंगे कि यहाँ पर कुतुब मीनार की हाइट ये है, कि आपने बोल दिया कुछ भी कुतुब मीनार की, जैसे मैं हाइट बोल दूं 543, ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं है, तो 543 मीटर ऐसे कुछ हो सकती है, ठीक है। मैंने गूगल में सर्च नहीं किया, आप गूगल में सर्च करके बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है। अब देखिए हम क्या है, मैथमेटिशियन, हमें ये नहीं पता होता है कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है, और हम बेसिक्स जो लिखी हुई बातें हैं ना उन पे विश्वास नहीं करते, हम सीधा प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं। तो यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे प्रैक्टिकल में इसको देखना है कि इसकी हाइट क्या है, तो उसका जो यूजेस होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का यूज क्या होता है कि जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हो गई, जितने भी आपके माउंटेन्स हो गए, जैसे कि मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं या माउंट आबू की बात करूं या फिर आप गुरु शिखर की बात कर लीजिए, या जितने भी बड़े बड़े जो माउंटेन्स हो गए उनकी हाइट को मेजर करने के लिए, जी हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं इसकी हाइट की बात कर रहा हूं ना, तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी मेजरमेंट के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे ये माउंटेन है हमारे पास, इस माउंटेन की मुझे हाइट मेजर करनी है। अब देखिए माउंटेन की हाइट मेजर करनी है ना, तो माउंटेन की हाइट तो कुछ ना कुछ रही होगी। जैसे कि मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट की हाइट ये रहती है 999 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट, इतनी रहती है। अब ये तो है नहीं कि कोई आदमी इस तरह चला होगा कि यहाँ पर उसके जमीन पर खड़ा हुआ होगा, उसके बाद एक सेंटीमीटर स्केल ली होगी और उसको लेके चढ़ता रहा होगा कि जैसे मैं यहाँ से यहाँ चढ़ा, उसके बाद यहाँ से यहाँ चढ़ गया, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ चढ़ा, उसके बाद यहाँ से यहाँ चढ़ा, यहाँ से यहाँ चढ़ा और फिर यहाँ से यहाँ चढ़कर फिर मेजरमेंट कर दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे जैसे चढ़ते रहे वैसे वैसे हाइट मेजर करते रहे। तो जैसे जैसे आप चढ़ते रहे वैसे वैसे आप हाइट मेजर करेंगे, तो आप उसकी स्लैंट हाइट को मेजर करेंगे, ना कि उसकी प्रॉपर हाइट को मेजर करेंगे। और जितनी भी आपको हाइट दी गई होती है ना, वो उसके बेस सेंटर से लगाकर उसके पीक सेंटर के बीच की हाइट दे रखी होती है। और जो आप ऐसे लेके चलोगे ना टेढ़े टेढ़े टिल्ट की तरफ, तो वो तो होती है स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी हाइट। तो वो तिरछी हाइट को हम कभी भी मेजर नहीं करते, हम सीधी खड़ी रेखा की हाइट को मेजर करते हैं, जो उसकी कहलाती है मेजर हाइट। जो मेजरिंग हाइट होती है ना, वो हमेशा उसके बेस पॉइंट से लगाकर उसके पीक पॉइंट तक के बीच की होती है। तो ये तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते और ऐसे भी हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। अब देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करने जाओ, तो आपके पास इतना बड़ा सेंटीमीटर स्केल तो है नहीं, या फिर आपके पास इतना कोई किलोमीटर स्केल्स है नहीं, या आपके पास कोई भी इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं बना है जो उसकी बेस हाइट से लगाकर उसकी पीक हाइट तक का मेजर कर सके। तो इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी जो लार्जेस्ट हाइट होती है वो कैसे मेजर की जा सकती है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया सबसे ऊंची चीज, ऐसे कुतुब मीनार हो गया, ऐसे पीसा की झुकी मीनार हो गई, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट हम मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं बने हैं, इतने लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं बने हैं, तो उन सब को मेजर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां से निकला सबसे पहले, कि सबसे जो लंबी लंबी हाइट्स होती है, सबकी जो लंबी लंबी हाइट्स होती है, उसको हम नीचे जमीन पे खड़े रहते रहते हैं। अब यह भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां पर खड़े रहते हैं, जमीन पे। अब देखिए जमीन पे खड़े हैं, इसका मतलब मैं कहीं यहां पर खड़े हो रहूंगा इस डायग्राम के अनुसार। अब मैं यहां खड़े खड़े, वो जो सामने मेरे सामने माउंट एवरेस्ट खड़ा है, या मेरे सामने कुतुब मीनार खड़ा है, या मेरे सामने कोई भी एक बिल्डिंग खड़ी है जो बहुत ज्यादा लंबी है, तो उसकी हाइट में नीचे खड़े खड़े कैसे मेजर कर सकता हूं, ये हमें हेल्प करता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाइट को मेजर करने के लिए। क्या चीज है, हाइट को, या फिर मैं हिंदी में बोलूं तो हमें ऊंचाइयां मेजर करनी है। अब ऊंचाइयां, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी ऊंचाई पे जाएंगे, तो हमें उस ऊंचाई को मेजर करना है, तो हम किसका यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब आपको समझ में क्लियर आ चुका होगा कि जितनी जितनी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उन सबकी हाइट कैसे मेजर की जाती है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मेजर की जाती है। क्योंकि इतने बड़े बड़े हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी इंची टेप मान लीजिए वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो बड़े नहीं है, जब वो बड़े नहीं हैं तो हम उसकी हाइट को मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, या फिर कुछ ना कुछ
फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो वो फॉर्मूला कहाँ से आता है? वही फॉर्मूला आता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। क्या बताती है? ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि हम किस ढंग से उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर कुतुब मीनार की बात कर रहा हूँ, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अजम्पशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि अजम्पशन हर एक चीज में होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। जैसे ये 999 किलोमीटर बताई गई है ना, ये उसके पीछे भी लगभग लिखा होता है या अप्रोक्सीमेट लिखा होता है। तो वो अप्रोक्सीमेट ये होता है कि यहाँ से इससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, इससे थोड़ी सी कम हो सकती है। एग्जैक्ट हाइट कभी भी कोई कुछ नहीं बताता, ठीक है ना। एग्जैक्ट हाइट जब मेजर की जाती है जब आपकी जो हाइट है, जो अभी जिसकी भी बिल्डिंग्स की आप हाइट मेजर करना चाहते हो, सॉरी, जिसकी भी बिल्डिंग की आप हाइट मेजर करना चाहते हो वो थोड़ी सी छोटी हो, ठीक है ना। जैसे माउंट एवरेस्ट है वो तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। अब कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार छोटा सा है, माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजेबल छोटा है। तो इसका मतलब हम कुतुब मीनार की तो हाइट आसानी से मेजर कर सकते हैं, तो इसकी हाइट आपको क्लियरली बताई जाएगी। लेकिन जितने भी माउंटेन्स हो गए, ठीक है, जितने भी गुरु शिखर्स हो गए, जैसे भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन हो गए, ठीक है, तो उन सब की जो हाइट्स होती है वो अप्रोक्सीमेट में बताई जाती है, क्योंकि वो चाहे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है चाहे छोटी हो सकती है, क्योंकि उनको डायरेक्टली अच्छे ढंग से मेजर करना नहीं होता है, तो वो अप्रोक्सीमेट होता है। तो वो अप्रोक्सीमेट के लिए ही हम क्या मानते हैं? अजम्पशन मानते हैं। अब ये अजम्पशंस है क्या? हमारे लिए अजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजम्पशंस क्या है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? पहला अजम्पशंस की मैं बात करना चाहूं तो वो ये है कि आपकी जितनी भी चीजें हैं जिनको आप मेजर करना चाहते हो, अब क्या मेजर करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कुतुब मीनार को मेजर करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये कोई माउंटेन का डायग्राम बना गया है, इसको मैं मेजर करना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर आपकी कोई बिल्डिंग्स बना देता हूँ, एक टावर बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टावर बना दिया है, तो ये टावर की हाइट को मेजर करना चाहता हूँ। तो ये जितनी भी चीजें होगी, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि देखिए, यदि मैं इस दोनों के बीच की बात करूं, इन दोनों के बीच की बात करूं, तो ये रेड लाइन दिख रही है अभी आपको, एक काम करते हैं ग्रीन कर लेते हैं इसको, ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, इस ग्रीन लाइन को ही हमें मेजर करना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो इतना लंबा चौड़ा है तो आप इसको मेजर नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें ये नहीं मानना है कि ये इतना चौड़ा है, हमें इसको सिर्फ एक मानना है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा ही मान के चलना है। क्लियर है आप सभी को? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि हमारा दूसरा जंक्शन क्या है। दूसरा जंक्शन क्या है कि जैसे कि हम यहाँ से कोई डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, अब मैं तो जमीन पे खड़े होकर मेजर करना चाहूंगा, ना कि इसके ऊपर चढ़ चढ़ के मेजर करना चाहूंगा, क्योंकि हर एक चीज हम कहां से मेजर करेंगे? ग्राउंड से मेजर करेंगे। तो जैसा कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तो जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए, जब तक क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बोला जाए कि अपनी हाइट को इंक्लूड कीजिए, अपनी हाइट को क्या कीजिए? इंक्लूड कीजिए, तब तक आपको क्या मानना है कि आप एक पॉइंट हो। जब तक आपको नहीं बताया जाए कि आपकी हाइट, आपकी जो ऊंचाई है उसको भी मेजर कीजिए, तब तक आपको क्या करना है? अपने आप को एक बिंदु मानना है। क्या मानना है? बिंदु। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी हाइट कुछ ना कुछ रही होगी, जैसे मैं मानता हूँ यहाँ मेरी हाइट रही होगी 6 फीट रही होगी, लेकिन यदि क्वेश्चंस में आपको नहीं बोला गया है कि अपनी हाइट को इंक्लूड करो, तब तक आप क्या करोगे? अपनी हाइट को हटा दोगे। अब क्या किया? अपनी हाइट को हटा दिया, तो अपनी हाइट को हटा दिया तो आप क्या मानोगे? अपने आप को एक पॉइंट मानोगे। क्या मानोगे? पॉइंट मानोगे। क्लियर आप सभी को? अब दूसरी हो गई एजम्पशन, अब चलते हैं हमारी दूसरी एजम्पशन हो गई है क्या मानना है? पॉइंट मानना है अपने आप को। और पहली एजम्पशन क्या थी कि एक स्ट्रेट लाइन माननी है, स्ट्रेट लाइन माननी है अपने आप को। अब चल रहे हैं तीसरी एजम्पशन में। तीसरी एजम्पशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, क्योंकि यहां से ही आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यही आपको बताएगा कि अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे आगे सॉल्व होने वाली है। तो तीसरी एजम्पशन क्या है? वो है कि आपकी जो भी बिल्डिंग्स है, या आपका जो भी माउंटेन्स है, या आपके जो भी आप हिस्टोरिकल प्लेस को मेजर करने जा रहे हो, वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 डिग्री पर होता है। कौन से? 90 डिग्री समकोण बनाता है। अब देखिए 90 डिग्री समकोण बनाता है, देखिए कैसे? जैसे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन माना और ये हमारी हो गई ग्राउंड लाइन, जो हमारी जमीन होती है, ठीक है ना, वो हो गई। अब देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब समकोण होना चाहिए,
चाहिए, अब समकोण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हमारे पास ये समकोण हो जाएगा तो ये तो हो गया हमारा बेस पॉइंट। अब देखिए कुतुब मीनार कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। क्लियर है आप सभी को? अब जब कुतुब मीनार इतना है तो मैंने बोला कि इसका क्या है, ये बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए बेस की जो लेंथ है वो काफी लंबी है, ठीक है ना। अब बेस की जो काफी लेंथ लंबी है तो हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन माना है। तो स्ट्रेट लाइन मानते हैं तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि एक पॉइंट ऊपर होता है और एक पॉइंट क्या होता है, नीचे होता है। तो ये नीचे वाला क्या होता है, इसका बेस पॉइंट कहलाता है। बेस के बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, बेस पॉइंट। और ये जो उसका टॉप हो गया, उसके टॉप के बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, टॉप पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक टॉप पॉइंट ये हो गया, एक बेस पॉइंट ये हो गया, इन दोनों के बीच की हमने लाइन मिला दी है। क्लियर है आप सब आपको? अब मैं थोड़ा सा ये नीचे रफ करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से अब आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर हमने दो चीजें सीख ली है कि यहाँ पर हमारी क्या होनी चाहिए, एक तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि हमने बना दी है। दूसरी क्या चीज सीखी हमने कि हमारा जो है वो एक पॉइंट मानना चाहिए, अपने आप को पॉइंट मानना चाहिए जब तक आपको क्वेश्चंस में ना वो लगा है। लेकिन एक्चुअल में जब आप मेजर करने जाएंगे तब तो आप ये मान के चलेंगे कि हाँ कि जो है हमें अपने आप को कंज्यूम करना है, पूरा 6 फीट का कंज्यूम करना है, उसके बाद में ही हमको मेजर करना है। उसका भी मैं आपको एक रीजन बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये जो मैं assumptions बता रहा हूं उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अब ये जो सेकंड पॉइंट है आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा 5 मिनट में। एक बार देखते रहिए बस कि हमने ये देखा कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये होना चाहिए और इसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब थोड़े लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहा होगा कि सर एक ऐसी जो बिल्डिंग्स है वो थोड़ी सी टेढ़ी है जिसे पीसा की झुकी मीनार कहते हैं, सर वो तो 90 डिग्री पे नहीं है, हम उसे कैसे मेजर करेंगे? अब उसको मेजर करना है ना आपको, तो उसके लिए तो अलग ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब तक आपकी कोई बिल्डिंग 90 डिग्री पे खड़ी नहीं होगी तब तक वो बिल्डिंग ही नहीं खड़ी रहेगी, ठीक है ना। जब तक आपकी जो बिल्डिंग्स है या आप किसी भी चीज को खड़े कर लीजिए, आपके पास अभी ज्योमेट्री बॉक्स होगा या आपके पास अभी कोई पेन होगा या अभी आपके पास कोई बुक्स होगी, जब तक आप उसे 90 डिग्री में खड़ा नहीं करेंगे तब तक वो खड़ी नहीं रहेगी, वो अपने आप नीचे गिर जाएगी। क्लियर है आप सभी को? तो इसलिए हमेशा कोई भी चीज है, चाहे आप खुद खड़े हो जाइए, आप खुद अपने आप को स्टैंड कर लीजिए, आप जहां पे भी बैठे एक बार खड़े होकर देख लीजिए, आपका जो खड़े होने का जो तरीका है वो हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा। कभी भी आप एक काम कीजिए 60 डिग्री पे खड़े रह के देखिए, आप नीचे गिर जाएंगे। तो उसी तरह बिल्डिंग्स में भी होता है, उसी तरह माउंटेन्स में भी होता है, उसी तरह आप किसी भी चीज को लीजिए, यूनिवर्स में कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है ना, वो हमेशा किस चीज पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। अब जो पीसा की झुकी मीनार के बारे में देख रहे होंगे ना, तो वो क्या है, नीचे से उसका जो बेस है वो 90 डिग्री का है, लेकिन वो ऊपर जाते जाते थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। क्लियर है आप सभी को? तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा हमारे लिए असम्पशन है। लेकिन आप दूसरी चीजों को देख लीजिए, ठीक है ना, वो क्या होती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 डिग्री होती है। अब देखिए यहाँ पर मेरा 90 डिग्री बनाने का क्या मजा है, ठीक है ना, जो हमारे मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ ना, वो क्या चीज है, देखिए यहाँ पर तो हो गया हमारा बेस पॉइंट जहां से मैं खड़ा हूं। दूसरी चीज ये तो हमारा बेस पॉइंट हो गया, यहां पर मैं खड़ा खड़ा मेजर करने वाला हूं, और ये तो हो गया हमारा पीक पॉइंट। ठीक है, हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। अब देखिए 3 पॉइंट से मैंने 2 लाइंस तो बना दी होगी, तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि अब मैं करने क्या जा रहा हूं। देखिए इन 2 पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई, इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट से भी तो मैं एक लाइन बना सकता हूं। अब देखिए जहां इससे पहले 5 मिनट पहले तक ये केवल एक कुतुब मीनार था, और मैंने इस कुतुब मीनार को अब मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके किस में बना दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, और जब हमारे पास समकोण त्रिभुज आ जाता है तो इसके बीच में हमारे जो एक पूर्व साइंटिस्ट थे, जिसे पूर्व मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है जिसे उनका नाम है पाइथागोरस। अब उस पाइथागोरस की हेल्प से हम इसके जो चीज बोला जाए हम उसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे भी हमें कंफ्यूजन रहती है। क्या, देखिए यहां पर तो होती है हमारी, अब मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। देखिए यहां पर तो होती है हमारी हाइट। अब देखिए यहां पर हमारा कुतुब मीनार कुछ इस ढंग से बना हुआ था। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, ये हमारा कुतुब मीनार खड़ा था, यहाँ पर हम खड़े थे। क्लियर है आप सभी को? तो ये कुतुब मीनार और ये हम खड़े थे, तो यहाँ पर हमने देखी, ये तो हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया बेस, उसके बाद ये हो गई हाइट, और ये हो गया हमारे लिए हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस को तो हिंदी में क्या बोला जाता है, आधार। अब आप बोलेंगे सर आप हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ा रहे सेम, तो देखिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है,
एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो सारी चीजें वो आगे जितने भी फॉर्मूले हैं सारे इंग्लिश में पढ़ने होने वाले हैं, तो इसलिए आप वहां पे कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर भी करता रहूंगा कि ये आधार है, ये बेस है, सब कुछ क्लियर होता रहेगा, ठीक है ना। तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा और उससे डरिएगा भी मत, आपको सब कुछ क्लियर करा दी जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आधार, और ये हो चुकी है हमारे लिए ऊंचाई, और यहां पर हो चुकी है कर्ण, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये हमारा बेस पॉइंट और ये हमारा पी पॉइंट, और इसके बीच में बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। और जब ये समकोण त्रिभुज बन चुका है तो यहां पर हमने याद किया पाइथागोरस को। तो पाइथागोरस हमें क्या बोलता है कि हम क्या करने वाले हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाइट। अब मैं हाइट को ऐसे डिसाइड कर रहा हूं, हाइट प्लस बेस का स्क्वायर आएगा। और हिंदी में बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज पता है और क्या क्या चीज नहीं पता है, फिर हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे ना। और जब ये हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम इस फॉर्मूले को क्यों याद करेंगे। तो हम देखते हैं क्या चीज हमें पता रहती है और क्या चीज नहीं पता रहती है, ये देखते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका दूसरा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था ना, कि हम अपने आप को पॉइंट क्यों माने हम अपने आप को पॉइंट, ठीक है ना। हम अपने आप को पॉइंट नहीं मानते हैं तो क्या होता है, और हम अपने आप को पॉइंट मानते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें आधार पता है। अब देखिए आधार कैसे पता है, देखिए ये हमारा हो गया बेस पॉइंट, क्लियर है आप सभी को, ओके। ये हम खड़े हैं, अब देखिए हम कितने मीटर की दूरी पर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर हो सकते हैं। अच्छा दूर पास में और लाएं तो कितने हो सकते हैं, 500 मीटर हो सकते हैं। उससे भी और पास में लाएं तो क्या हो सकता है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, इतना हो सकते हैं। अब ये मीटर तो नापना बहुत ईजी है, ठीक है ना। ये मीटर आप कैसे नापेंगे, आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, क्लियर है आपको। स्पीडोमीटर के नीचे 1 किलोमीटर होता है, किलोमीटर मीटर होता है ना, जहां पर आप उससे मेजर करते हैं किलोमीटर के, आपने यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया है। तो उन सब की जो डिस्टेंस होती है ना, वो कैसे मापते हैं, आप गाड़ी से मापते हैं। जैसे आप अपने घर से निकले, आपको अपने स्कूल जाना है, तो आपकी गाड़ी में नीचे मीटर लगा होता है, वहां पर आप नापते हैं कि मेरा स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पर है या मेरा स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो जो डिस्टेंस मेजर करता है वो आपके पास होता है। तो आपने ये देखा कि हाँ हमारे पास जो सीधी डिस्टेंस होती है ना, हम उससे बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर वो मीटर लगा हुआ होता है। लेकिन जो खड़ी है उसके लिए आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो जो होती है खड़ी, वो तो आधी टेढ़ी बेकी वैसे कुछ होती है ना, जैसे कि माउंटेन होता है वो टेढ़े टेढ़े होते हैं, ठीक है। और यदि कोई मीनार की बात करूं तो वो भी बढ़ते हुए क्रम में होती है, कभी कभी घटते हुए क्रम में होती है, चाहे जैसे भी क्रम में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम उसके सीधा मेजर तो कर नहीं सकते और ना ही उसके ऊपर सीधा सीधा चल सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो ये हमने चीज सीख ली कि हाँ हमने हाइट मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सीधी जो हमने चीज मेजर करनी है ना, उसके लिए तो हमारे पास हमारी गाड़ी है, गाड़ी के नीचे किलोमीटर लिखा होता है, तो हम उससे इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये जो बेस पॉइंट से लगाकर जहां तक मैं खड़ा हूं, अब ये मैं ज्यादा कुछ दूर चला गया, वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना, तो इसके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने माप ली किलोमीटर के मीटर से। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक, ठीक है। अब ये चीज तो मिल गई, हमें आधार मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या नहीं मिला है, हमें हाइट नहीं मिली है, वो तो हमें मेजर ही करनी है, हमें क्यों मिलेगी, वो तो हम मेजर करेंगे, हम निकालेंगे। तो अब मिली नहीं है क्या, हाइपोटेनस नहीं मिली। अब जब हमें हाइपोटेनस नहीं मिली है तब तक हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री में ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तब तक ये फॉर्मूला भी हमारे काम आता रहेगा। तो मैंने ये फॉर्मूला भी आपको इसलिए बढ़ाया है क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले के जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे अभी से देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम आने वाला है, ठीक है ना। अब चलते हैं जो हमारे मेन चीज़ें जो काम आने वाली है। अब देखिए जैसे मैंने अपने आप को बोला था कि मैं अपने आप को एक पॉइंट कंसिडर करूंगा और पॉइंट नहीं कंसिडर करता हूं तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, देखते हैं। वापस पीछे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहां बोला कि मुझे अपने आप को क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है। देखिए पॉइंट कंसीडर करने का मीनिंग क्या है, देखिए जब भी हम किसी मीनार की पॉइंट मतलब टॉप को देखते हैं, तो टॉप को देखते हैं तो मतलब हम कहां से देखते हैं, अपनी आइज से देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं वापस मिटाता हूं इस सब चीजों को। देखिए यहां पर मैं खड़ा था, ये हमारा बेस पॉइंट हो चुका है, यहां से मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ यहां से खड़ा हूं, वापस
और ये मेरी कुछ आइस रही होगी। तो मैं अब क्या करूंगा, अपनी आइस से देखूंगा। तो मैं जैसे ही अपनी आइस को देखूंगा तो मैं कुछ इस ढंग से देखूंगा। क्लियर है आप सभी को? अब ये जो आपके सामने डायग्राम बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल डायग्राम नहीं है, समकोण त्रिभुज का चित्र नहीं है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है या समकोण त्रिभुज नहीं है तब हम इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं कर सकते। यहाँ पर पाइथागोरस का भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तब हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तब अब हम क्या करें, अब उसका काम कैसे किया जाए? तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं। कैसे? देखिए मेरी जो हाइट है वो 6 फीट रही होगी, लगभग 6 फीट रही होगी। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सीधी लाइन मतलब यहाँ से 6 फीट है, तो एक काम करते हैं, इसकी कुछ हाइट रही होगी जो कि मुझे नहीं पता, जो अब हम निकालने वाले हैं। तो उसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, 6 फीट को लेस कर दूंगा। 6 फीट को लेस कर दूंगा मतलब एक पैरेलल लाइन ले लूंगा, एक समांतर रेखाएं ड्रॉ कर दूंगा। जब मैं समांतर रेखाएं ड्रॉ कर दूंगा तो मेरे पास जो ये ऊपर वाला ट्राइंगल देख रहे हैं आप, जहां पे मैं 2 लाइन कर रहा हूं, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। वापस फिर से देखिए, पहले राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था, ठीक है ना, अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने आप को पॉइंट कंज्यूम कीजिए। जब मैं अपने आप को एक पॉइंट कंज्यूम करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने आप को पूरा जमीन में डाल रहा हूं और मैं अपने आप को यहां पर एक केवल पॉइंट मान रहा हूं। तो जैसे ही मैं अपने आप को एक पॉइंट मानूंगा तब मैं इसकी वापस इसकी टॉप ऑफ हाइट पे क्लियर लाइन डालूंगा तो मुझे एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। और प्लस क्या बेनिफिट है, देखिए इसका जो पीक पॉइंट है और उसका जो बेस पॉइंट है, इन दोनों के बीच की मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगी। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 फीट को लेस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही मुझे ऊपर वाली हाइट मेजर करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको क्वेश्चंस में बोला जाए तभी अपने आप को कंज्यूम करना है, नहीं तो अपने आप को क्या मानना है, एक पॉइंट मानना है। दूसरा अजम्पशन क्लियर हो चुका होगा आपको। और पहला अजम्पशन मैंने आपको क्या बताया था कि जिस चीज की भी आपको हाइट मेजर करनी है, चाहे कुछ भी हो, उसको क्या मानना है, एक स्ट्रेट लाइन मानना है। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं मानेंगे तो यहाँ पर क्या एक चौड़ा पिनार है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर एक इतना बड़ा माउंटेन्स हो सकता है, या फिर मैं बिल्डिंग्स की बात करूं तो वो कुछ इतनी चौड़ी बिल्डिंग हो सकती है। तो अब वो जो चौड़ी बिल्डिंग्स हैं आप उसको एक लाइन नहीं मानेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की हाइट मेजर कर लेंगे। क्लियर है आपको? तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी स्लैंट हाइट मेजर हो सकती है, या फिर आपके आप जो कैलकुलेशन करेंगे वहां पर कुछ एरर्स आ सकती है। तो उन सभी एरर्स को मिटाने के लिए ही आप क्या मानेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मानते ही आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। और जब आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जा सकते हैं। और जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला था वो क्या था, हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए सब हो गई बातें, अब हमें हाइट एक्चुअली मेजर कहाँ से करनी है, कैसे मेजर होगी ये हाइट, तो हम उसकी तरफ चलते हैं, वापस पीछे की तरफ चलते हैं। देखिए हमें यहाँ पर हाइट एक्चुअल में मेजर होगी कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हाइट होगी कैसे मेजर, ठीक है ना। देखिए अब तक तो हमें केवल बेस मिला था, हाइट नहीं पता है, ना हाइपोटेनस पता है, ना तो ऊंचाई पता है, ना हमें कर्ण पता है। अब कर्ण भी जब हमें नहीं पता है, तो अब कर्ण नहीं पता है तो अब कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो अब वो चीज क्या पता होती है, वो देखिए वो होती है इन दोनों के बीच का एंगल। ये जो एंगल है थीटा, आप इसे बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे डिवाइस आते हैं जो क्या करते हैं, आपकी जो बेस पॉइंट है, जैसे कि मैं यहाँ बेस पॉइंट मान रहा हूँ और ये इसकी पीक पॉइंट मान रहा हूँ, तो इन दोनों के जो बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल्स है, इनको मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अब देखिए आपको क्या क्या मिल चुका है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, एक बेस मिल चुका है और एक एंगल मिल चुका है। आप एंगल मेजर कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना, डिवाइस के हेल्प से। तो आपको मिल गया है एक बेस, आपको मिल गया है एक एंगल। अब जब आपको बेस और एंगल्स मिल जाते हैं तब आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसकी हेल्प से आप इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूले होते क्या हैं, अब उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वही हमें क्या बताएंगे, इसकी हाइट को मेजर करना। देखिए क्या होता है, अलग अलग जो मैथमेटिशियंस है हमारे, अलग अलग जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने क्या किया है, अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं और बोला है कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप किसी भी टाइप के हाइट को मेजर कर सकते हैं। देखिए वापस एक बार मैं राइट एंगल ट्रायंगल में जाता हूं,
और मैं आपको वो फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ जो अलग अलग मैथमेटिशियन ने दिए हैं उस एंगल की हेल्प से। अब देखिए एंगल्स की हेल्प से पहले फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद ये एंगल कैसे लेना है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये पे हमारा एंगल्स हो गया था, यहाँ पर मैं आपको बेस पॉइंट, ये हमारा बेस पॉइंट हो गया, ये हमारा पीक पॉइंट हो गया, तो इन दोनों के बीच की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है, जिसे हम ऊंचाई कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ चलते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, आधार होता है, इसे हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और ये होता है हाइपोटेनियस, जिसे हम इसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्लियर है आप सभी को। अब क्या हुआ, अलग अलग मैथमेटिशियंस ने इसको फॉर्मूले अलग अलग तरीके से दिए। देखिए क्या फॉर्मूला दिया, सबसे पहले साइन नाम की किसी साइन मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला दिया। वो क्या होता है, देखिए वो होता है कि आप क्या कीजिए, हाइट का, सॉरी आप क्या कीजिए, हाइट का हाइपोटेनियस के साथ डिवाइड कर दीजिए। हाइट का क्या कीजिए, आप हाइपोटेनियस के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो आप किसके बराबर जाएंगे, साइन थीटा के बराबर जाएंगे। किसके बराबर जाएंगे, साइन थीटा के बराबर जाएंगे। अब ये साइन थीटा होता क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब आप केवल इतना सा ध्यान रखिए कि हमारे पास कुछ साइन थीटा होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए कुछ बुक्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो क्या करेंगे, देखिए हाइट को वहां पर बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए अभी तक हमने किसके बारे में कहा था कि हाइट को मेजर कर रहे हैं, हाइट को मेजर कर रहे हैं, हाइट को मेजर कर रहे हैं, लेकिन जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तब राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसके नीचे वाले को तो बेस ही बोलते हैं, उसको ही हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कहां पर हाइट लिखा है या कहां पर परपेंडिकुलर लिखा है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये चीज हमारे लिए हाइट होती है और यही हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आपको यदि बुक्स में फॉर्मूला दिखे हाइट से रिलेटेड तो आपको हाइट से रिलेटेड देखना है, और यदि आपको परपेंडिकुलर के बेस पे दिखे तो परपेंडिकुलर याद करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और मैं हिंदी की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ऊंचाई बटे आधार, ऊंचाई बटे आधार, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा और फॉर्मूले, ये तो हो गई एक साइंटिस्ट एक मैथमेटिशियन की बात। अब ऐसे ऐसे 6 मैथमेटिशियंस ने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। देखिए क्या फॉर्मूले दिए हैं, देखिए सेकंड फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है हमारे पास कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो बेस को हम क्या बोलते हैं, बेस को बोलते हैं हम हिंदी में आधार, क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। क्लियर है आप सभी को, आधार बटे कर्ण की बात कर रहे हैं। और यहां पर भी मैं बात करना चाहूं तो आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है, क्लियर आप सभी को। अब मैं चलता हूं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। देखिए तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा टेन थीटा। अब अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ये टेन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, बस अभी एक बार माइंड में रखिए कि ये एक अलग अलग मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने ही नाम से कुछ फॉर्मूले बना दिए हैं। अब इनमें जो थीटा वीटा है ये हम देखेंगे बाद में कि इनकी वैल्यू क्या होती है और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी बस एक बात दिमाग में रखिए कि हमारे पास एंगल है और हमारे पास आधार है, और हम उसकी हेल्प से सारे फॉर्मूले निकाल रहे हैं, और अलग अलग फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्या निकालने वाले हैं, इसकी हाइट को भी मेजर करने वाले हैं, मतलब इसकी परपेंडिकुलर साइड को ही मेजर करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या होता है हमारे पास टेन थीटा। अब टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, क्लियर है आप सभी को, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो क्या आएगा, सॉरी यहां पर फॉर्मूला आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, यहां पर परपेंडिकुलर को बोलते हैं ऊंचाई, और बेस को बोलते हैं आधार। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास 3 फॉर्मूले, अब इसके अलावा 3 और फॉर्मूले हैं, वो देखिए 3 फॉर्मूले और क्या हैं। यदि मैं चौथे फॉर्मूले की तरफ जाऊं तो देखिए यहां पर क्या आया था साइन थीटा,
फिर आया cos थीटा, फिर क्या आया tan थीटा, अगला फॉर्मूला आएगा हमारा cosec थीटा। क्या आएगा? cosec थीटा। अब ये देखिए cosec थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने sin थीटा का फॉर्मूला उल्टा लिख लिया। बिल्कुल हाँ, ये जो बाकी के जो 3 फॉर्मूले ना आपको दिखेंगे उल्टे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने नए फॉर्मूले इजाद किए। अब आप भी कहेंगे सर मैं तो पाइथागोरस के फॉर्मूले को उल्टा लिख दूंगा तो क्या ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा? बिल्कुल, आपको बिल्कुल प्रूव करके दिखाना पड़ता है वहां पर कि हाँ ये मैंने फॉर्मूला नया बनाया है। आपको वहां पर नहीं बताना होता कि मैंने यहाँ से कॉपी किया, वहां से कॉपी किया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे है। क्लियर है आप सभी को? तो इन्होंने क्या किया है, जो अपना फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग ढंग से बताया है। इनके जो एंगल्स के जो मान है, अब ये एंगल क्या होता है सर? ये बीच में हमने जो थीटा लिखा ना, ये थीटा, इन्होंने अपने थीटा के मान अलग बताए हैं, और ये इन्होंने जब अपने थीटा के मान जब अलग बता दिए तो ये इन फॉर्मूले से थोड़ा सा क्या हो गया है? अलग हो चुका है। तो क्लियर है आप सभी को? तो ये फॉर्मूले आपको दिखने में रिवर्स लगेंगे, लेकिन इनके जो एंगल्स वगैरह के मान निकलते हैं ना वो थोड़ा सा उल्टा आते हैं। ठीक है ना? तो अब हमें इसको अलग तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा कर्ण, ये तो हो गया कर्ण। तो आप कहेंगे सर ये 6 के 6 फॉर्मूले याद करने हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये बिल्कुल भी कभी याद नहीं कराऊंगा कि आपको ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं। बस मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप इजीली इन फॉर्मूलों को याद कर पाएंगे। अब देखिए हमने क्या निकाला है, पहले sin थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, उसके बाद cosec थीटा। अब चलते हैं secant थीटा की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं? secant थीटा। अब ये देखिए secant थीटा का जो मान होता है वो क्या है? देखिए cos थीटा का मान क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमारा मान चेंज हो गया है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण और बेस को बोलते हैं हम आधार। क्लियर है आप सभी को? अब चलते हैं 6 नंबर फॉर्मूले की तरफ, वो होता है हमारा cot थीटा। अब ये जो cot थीटा होता है इसका फॉर्मूला जस्ट उल्टा होता है tan थीटा के इक्वल टू के। देखिए tan थीटा के क्या था? p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊंचाई बटे आधार। तो अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये हो चुका है बेस अपॉन p। बेस अपॉन p, इस बेस का मतलब क्या होता है? आधार, और ये देखिए p मतलब हो गया है लंब। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आपने ऊंचाई लिखी, कभी लंब लिख रहे हो। देखिए लंब और ऊंचाई सेम है, जैसे मैंने परपेंडिकुलर और हाइट को सेम बोला था। क्लियर है आप सभी को? अब तक आपके पास 6 फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं। इन 6 फॉर्मूलों को बस आपको देखना है कि हाँ ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं। इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा अभी शॉर्ट ट्रिक्स को लेके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है हम थोड़ा सा उसकी तरफ वापस पीछे चलते हैं। क्या था वो? हमारा एंगल। ये जो एंगल है आपके ट्रिग्नोमेट्री में, इस एंगल आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। ठीक है ना? अब इस प्रॉब्लम को आपको बहुत ज्यादा इजी बनाना है। वो इजी कैसे बनाना है? बस आप मेरी एक जो बात है उसको ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, और इसको मैं क्या मान रहा हूँ? सी मान रहा हूँ। ठीक है ना? क्लियर है आप सभी को? अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखकर आप क्या बोल सकते हैं? देखिए आप बोलेंगे सर ये तो हो गया है हमारे पास हाइपोटेनियस। क्लियर? जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, अब आपको मैं पूछता हूं कि इसमें बेस कौन सी है और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, मतलब इसके अंदर आधार कौन सा है और इसके अंदर लंब कौन सा है। क्लियर है आप सभी को? तो आप क्या बोलेंगे? सर इसको तो आप मान लीजिए आधार, इसको क्या मान लीजिए? आधार, या फिर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसको मान लीजिए बेस, और इसको मान लीजिए सर लंब, जिससे मैं हिंदी की बात करूं, इंग्लिश में बात करूं तो बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर है आप सभी को? अब आपने बोल दिया कि सर आप इसको मान लीजिए, और मैं बोलूंगा कि ये जो आपका माना हुआ है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब ये क्यों गलत है यही चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। क्या है? इसके अंदर होता है एक एंगल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर ये होता है हमारा एंगल, और ये एंगल ही हमें डिसाइड करके बताता है कि कौन सी चीज हमारे लिए हाइट होगी और कौन सी चीज हमारे लिए बेस होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है हमारे लिए? ये एंगल। ये एंगल ही हमें बताएगा कि ये हमारे लिए हाइट है, मतलब ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, और ये ही हमारा बेस है, और ये एंगल ही हमारे लिए हाइट को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है आप सभी आपको? तो अब जो चीज मैंने आपको बताई कि ये जो आपने जो माना है ये आपके लिए गलत है। क्यों गलत है?
आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि जो नीचे वाली जो चीज है, जैसे ये नीचे वाली जो लेंथ है, आप इसको मान लेते हैं फिक्स, आपने माइंड में सेट कर लिया कि ये हमारे लिए आधार होती है, ये हमारे लिए बेस होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ये आपको कौन बताता है? ये आपको एंगल बताता है कि आप किसे हाइट मानते हैं और किसे आप बेस मानते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, मैं वापस राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि किसको हाइट माननी है और किसको बेस मानना है। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, मैं वापस आपको बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपको वाला जो डायग्राम है और जो इसमें माना है वो दोनों सेम है। बिल्कुल, अभी तो मैं आपके सामने सेम ही डायग्राम बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, लेकिन जो कंफ्यूजन होती है उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, ABC मान लिया मैंने इसको, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। क्लियर है सभी को? देखिए, हाइपोटेनियस आपकी किसी भी कंडीशंस में चेंज नहीं होगी, चाहे आप एंगल किसी को भी मान लीजिए, ठीक है ना। अब एंगल किसी को भी मान लीजिए, वो भी बताएंगे, लेकिन आप इसमें एंगल किसी को भी मान लीजिए, किसी को भी बेस मान लीजिए, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लीजिए, दोनों साइड्स में से, उसमें आपकी हाइपोटेनियस है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है? जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है आप सभी को? तो हाइपोटेनिस की आपको चिंता नहीं करनी कि हाइपोटेनिस किसे माननी है, हाइपोटेनिस तो हमारे लिए सेम है, मतलब कर्ण हमारे लिए सेम है। तो ये तो हो गई सेम। अब हो गई, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आधार और लंब, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो अब देखिए, मैंने माना इसको एंगल थीटा। क्या माना मैंने इसको? एंगल थीटा। तो अब मैं जो इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हर बार इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट लाइन वो क्या है? देखिए, जिससे भी आप एंगल मानेंगे, जिसे भी आप क्या मानेंगे? एंगल। जैसे मैंने यहां पर एंगल माना, ठीक है ना, उसके जस्ट सामने वाली जो भी लाइन है, उसकी जस्ट सामने वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। तो वो हो जाएगी आपके लिए परपेंडिकुलर लंब। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे मैं अभी आपके सामने यहाँ खड़ा हूं, क्लियर है आप सभी को? क्लियर हो? अब मेरे सामने क्या है? एक टीवी पड़ी है, ठीक है, LCD स्क्रीन है जिसके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं कहाँ खड़ा हूं? अपने एंगल थीटा पे खड़ा हूं। तो मेरे सामने जो LCD है वो हमेशा किस में होगी? 90 डिग्री के एंगल पे होगी। और जब वो 90 डिग्री के एंगल पे है, इसका मतलब वो क्या है? एक स्टेट खड़ी है, ठीक है ना। वो ना तो 60 डिग्री पे खड़ी है, ना 30 डिग्री पे खड़ी है, ना 180 डिग्री पे खड़ी है, या फिर 120 डिग्री पे खड़ी है। वो केवल और केवल किस डिग्री पे खड़ी है? 90 डिग्री पे खड़ी है। जब वो चीज 90 डिग्री पे खड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसी की तो हम हाइट मेजर कर रहे हैं ना। जो मेरे LCD सामने खड़ी है वो एकदम परपेंडिकुलर खड़ी है। जब वो परपेंडिकुलर खड़ी है तो वही हमारे लिए क्या होगा? लंब। अब देखिए, वापस चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। वही हमें एक्सप्लेन करके बताएगा कि हम उसे क्यों मान रहे हैं, उसी एंगल के सामने वाले को क्यों मान रहे हैं। देखिए, ये कुतुब मीनार था, अब हम यहाँ खड़े थे, तो मैंने जब इसको एंगल थीटा माना था, तो ये जस्ट कुतुब मीनार जो खड़ा है वो हमारे लिए एक सीधा खड़ा है। जब ये हमारे पास सीधा खड़ा है तो हमें इसी की तो ऊंचाई मेजर करनी है, और जब इसी की ही ऊंचाई मेजर करनी है तो यही तो हमारे लिए परपेंडिकुलर है, हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम जिसे भी हम थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला, यदि आप इसको नहीं मानते तो एक काम मान लीजिए, आपके सामने जो भी चीज खड़ी है, आपके सामने चाहे दीवार खड़ी हो, चाहे जिस बिल्डिंग की आपको हाइट मेजर करनी हो, या जिस माउंटेन की आपको हाइट मेजर करनी हो, वो सब चीजें किस में खड़ी होती है? एक परपेंडिकुलर में खड़ी होती है। तो उसी को ही हमें क्या मानना है? लंब मानना है। तो अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को देख के मत अजम्पशन कर लीजिएगा कि वो उसकी हाइट हो गई, वो उसकी बेस हो गई, नहीं। अब आपके बाद क्या हो गया? आप जिसे एंगल बताएंगे हम उसके अनुसार बताएंगे कि कौन सा हमारे पास लंब है और कौन सा हमारे पास आधार है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अब ये लंब हो गया है, ये कर्ण हो गया, तो बाकी बच गया ये हमारे पास आधार हो गया। सर अभी तो आपके मन में ये रहा होगा कि सर ये डायग्राम आपने काट दिया, ये हमारा राइट बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर देते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपको कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अब मैं इसको वापस डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूं। मैं यहाँ पे वापस डायग्राम रीड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने बोला है ए, यहाँ मैंने बोला है बी, और ये बोला सी। सर ये कैसे? ये वाला डायग्राम भी सेम, ये वाला डायग्राम भी सेम, और ये वाला डायग्राम भी सेम, बिल्कुल सब सेम है। देखिए, अब थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। देखिए, ये तो हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, इसमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा परमानेंट फिक्स है। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, पहले मैंने एंगल कहाँ माना था? ए पर मानना था। अब मैंने एंगल कहाँ पे मान रहा हूँ? सी पर मान रहा हूँ। कहाँ पर मान रहा हूँ? एंगल सी पर। जब मैंने एंगल सी माना है, अब हमारे पास एंगल क्या हो गया है? सी हो चुका है। तो इसका मतलब मैं खड़ा कहाँ पर हूँ? मैं खड़ा हूँ सी पर। तो अब मैं खड़ा कैसे हूँ? ऐसे टेढ़ा खड़ा हूँ ना। तो अब जब मैं एंगल टेढ़ा खड़ा हूँ, तो अब देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट सामने वाली जो मीनार है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा अब बन चुका है लंब।
क्या बच चुका है, लंब, और इसको ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो इसके नीचे वाला क्या हो गया हमारे लिए, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो देखिए तीनों डायग्राम दिखने में सब सेम है, लेकिन करेक्ट कौन से हैं, ये दो। तो अब आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को देखकर आप ऐसे मत बोल दीजिएगा कि ये लंब है, ये आधार है, या फिर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। नहीं, जब तक आपको एंगल नहीं पता हो तब तक आप उसे नहीं बोलेंगे। और जब आपको एंगल मिल चुका हो तो एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी, आपकी परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, वही आपको कंफ्यूजन करेंगे कि आप एंगल इसको मान लीजिए, एंगल इसको मान लीजिए, एंगल इसको मान लीजिए। तो आपने माइंड में सेट कर रखा होगा कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस। नहीं, वहां पर आपको क्या करना है, उस एंगल को पकड़ना है और उस एंगल को पकड़ के ही आपको लंब बताना है। क्लियर आप सभी को। और अब तक आज वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अगले आने वाला जो लेक्चर है, अब मैंने आपको जो टॉपिक छोड़ दिया है, कौन सा, वो 6 फॉर्मूले, उस 6 फॉर्मूले को याद कराने के जो ट्रिक्स, वो मैं अब इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हमें और अच्छे पढ़ाने का मौका मिल सके। थैंक यू।